Assalamu alaikum guys. I am starting today psychology code psychology 631 which is psychological testing and measurement. इसमें हम क्या जानेंगे, इसका अहम मकसद और जो इसका एम है इसको कोर्स को पढ़ने का वो क्या है कि स्टूडेंट्स इसको पढ़ने के बाद जो है इंटेलिजेंस के बारे में जान जाएंगे। उसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में, जो कि बेसिकली पीछे की बातें हैं, टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है, टेस्ट की मदद से आप कौन कौन सी एबिलिटीज़ जान सकते हैं, वो मतलब आगे जो लेक्चर्स हैं अहेड इसके उसमें भी ये तमाम बातें आएंगी, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। तो इसमें जो टेस्ट बनाने का तरीका है, उसको कंडक्ट करने का तरीका, एक अच्छे टेस्ट की निशानी, उसके लिए उसकी जो थ्योरीज़ हैं, इंटेलिजेंस IQ लेवल की थ्योरीज़, तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें हम जानेंगे। और किसी भी इंडिविजुअल का आपने IQ लेवल मेजर करना है तो वो कैसे करना है, ये तमाम भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो लेसन नंबर 24 से मैं इसलिए स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि लेसन नंबर 24 से ऑनवर्ड यानी 45 तक ही लेक्चर्स इंक्लूड होते हैं इन फाइनल। तो इंटेलेक्चुअल और कोग्निटिव एबिलिटीज़ के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में दो अहम बातें हैं, एक है इंटेलिजेंस और दूसरी है इसकी जो मेन थ्योरीज़ हैं, थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटेलिजेंस है क्या। तो इंटेलिजेंस जो है ये एक कैपेसिटी है दुनिया को समझने की, वर्ल्ड को समझने की, रेशनली थिंक करने की और रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो इंटेलिजेंस बेसिकली चैलेंजेस को अफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है, इसका नाम इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस किसी भी एबिलिटी का नाम है, रीजनिंग का नाम है और प्रॉब्लम सॉल्व करने का नाम है। उसके बाद थ्योरीज़ देख लेते हैं हम इंटेलिजेंस की। सबसे अहम जो कंट्रीब्यूशन थी 19वीं सेंचुरी में सर फ्रांसिस गाल्टन की थी, जो कि कज़न थे चार्ल्स डार्विन के, और वो यानी सर फ्रांसिस गाल्टन जीनियसिस की फ़ैमिली में पैदा हुए थे और वो अपने आप को जीनियस मानते थे क्योंकि उनका IQ लेवल बहुत हाई था, 150 से अबव था। और 150 से अबव जिसका IQ लेवल होता है वो एक्स्ट्रा गिफ्टेड होता है। तो साइकोलॉजिस्ट के अलावा गाल्टन जो थे वो जियोग्राफर भी थे, मेटीरियोलॉजिस्ट, एक्सप्लोरर और सबसे बढ़कर जो है फाउंडर ऑफ डिफरेंशियल साइकोलॉजी थे। फ्रांसिस गाल्टन के मुताबिक गिफ्टेड इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनका फैमिली से ताल्लुक़ होता है, उन फैमिली से ताल्लुक़ होता है जिनके तमाम दूसरे बच्चे भी गिफ्टेड होते हैं। ठीक है, यानी कि उसके मुताबिक सर फ्रांसिस गाल्टन के मुताबिक हेरिडिटी का इसमें अहम किरदार है इंटेलिजेंस को पास करने में, ट्रांसफ़र करने में। यानी अगर आपके पेरेंट्स में कोई एबिलिटीज़ इंटेलिजेंस है तो वो तमाम आपकी एबिलिटीज़ ऑफ स्प्रिंग्स में भी आएंगी। उनका मानना ये था। तो लेकिन उन्होंने जो है एक अहम रिलेशनशिप के बारे में बात की, वो क्या, इंटेलिजेंस और साइज़ ऑफ वन हेड, यानी एक फ़र्द का जो हेड का जो साइज़ है और इंटेलिजेंस, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, उनके बारे में भी बात की। लेकिन उन्होंने कोई इसके बारे में एम्पिरिकल सपोर्ट नहीं दिया, कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किया। कैटल आते हैं दूसरे नंबर पे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने मेंटल प्रोसेसेस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और उन्होंने टर्म मेंटल एज फर्स्ट टाइम यूज़ की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। डिवाइस का नेम क्या रखा, मेंटल टेस्ट। उन्होंने ऐसे डेवलप किए टास्क जिनका अहम मकसद क्या होता था, रिएक्शन टाइम मेजर करना, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और कीनेस ऑफ विजन और वेट डिस्क्रिमिनेशन मालूम करना था। एक और नाम जिससे अगर हम नहीं लेंगे तो इंटेलिजेंस टेस्टिंग का जो हिस्ट्री है इसकी वो कंप्लीट नहीं होगी। वो नाम है अल्फ्रेड बीने का, जिन्होंने फ़र्स्ट प्रॉपर फॉर्मल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है बनाया था 1905 में। उनका टेस्ट जो है वो क्या मेजर करता था, इंटेलिजेंस को मेजर करता था। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी नंबर ऑफ़ अप्रोचेस दी थी इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। उसके बाद आती है जी स्पीयरमैन जी फैक्टर थ्योरी। इसमें क्या है जी, साइकोलॉजिस्ट हमेशा से ही इंटेलिजेंस को जानने के लिए बहुत इंटरेस्टिंगली काम करते रहे हैं। तो स्पीयरमैन ने क्या कहा था कि जो दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है जी फैक्टर जो है हम स्मॉल जी से शो करते हैं और इसे जनरल इंटेलिजेंस कहा जाता है।
जनरल इंटेलिजेंस जो है जनरल पीपल की जो एबिलिटीज़ हैं वो जानने के लिए टेस्ट होता है या फैक्टर होता है, और एस फैक्टर स्मॉल एस से शो करते हैं, और इसका मतलब होता है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो है वो जनरल में नहीं होती, आम लोगों में नहीं होती, बल्कि ये ख़ास लोगों में और मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, स्पीयरमैन ने जो है वो इस बात पर यकीन रखते थे कि इंटेलिजेंस एक सिंगल फैक्टर है, यानी जनरल फैक्टर मेंटल एबिलिटी के लिए, और स्पेसिफिक फैक्टर के मुकाबले में ये ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद थॉर्नडाइक की सोशल इंटेलिजेंस थ्योरी देखते हैं हम। स्पीयरमैन की जो जी फैक्टर अप्रोच थी, थॉर्नडाइक ने उसके ऊपर क्रिटिक की थी कि ये उस पर तनकीद की थी। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि ओनली जी फैक्टर ही जो है वो इंटेलिजेंस को बताने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन एक्शन में एक्सप्रेस होते हैं। उनके मुताबिक, यानी थॉर्नडाइक के मुताबिक, 3 जो थे वो अहम डिवीजन्स हैं इंटेलिजेंस के। सबसे पहले है सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस क्या है जी? इसके ज़रिए आपको पता चलता है कि कोई इंसान अपने रिलेशनशिप कैसे मैनेज कर सकता है, कैसे समझ सकता है। यानी जिसमें सोशल इंटेलिजेंस होगी उस फ़र्द में अहम चीज़ होगी कि वो रिश्तों को मैनेज करना, रिलेशनशिप्स को मैनेज करना जानता होगा और बहुत अच्छे से करता होगा। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ये कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में अलजेब्रा, उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यानी जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो तमाम इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस वो ऐसी होगी, यानी किस बंदे में होगी जिसको कॉन्क्रीट और मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स का पता होगा। मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, आर्किटेक्चर, बैंकिंग। तो ये 3 जो हैं अहम इंटेलिजेंसेस हैं थॉर्नडाइक के मुताबिक। उसके बाद आती है थर्स्टोन की अप्रोच प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की। कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जैसे कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लुइस थर्स्टोन, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि इंटेलिजेंस जो है ना सिर्फ ये जनरल फैक्टर है बल्कि स्मॉल इंडिपेंडेंट फैक्टर से मिलकर बना हुआ है। ये क्या इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। उन्होंने थर्स्टोन ने 240 कॉलेज स्टूडेंट्स लिए, 240 उन पर एडमिनिस्टर किया टेस्ट, और जो एनालिसिस की मेंटल एबिलिटीज़ की उसमें उन्होंने 7 जो हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ यील्ड की। तो सबसे पहले है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। ये क्या एबिलिटी है? इससे जो है एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डिफाइन वर्ड्स, यानी वर्ड्स को समझने और डिफ़ाइन करने का जो एबिलिटी है उसे हम वर्बल कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। उसके बाद आता है वर्ड फ्लुएंसी, थिंकिंग की एबिलिटी या स्पीड ऑफ थिंकिंग, जैसे कि राइमिंग, नेमिंग वर्ड्स इन अ गिवन कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में नाम को रख लेना या उनकी कैटेगरीज़ बना लेना फ्लुएंसी, स्पीड से। फ्लुएंसी हम किसी कहते हैं स्पीड से, तो किसी भी वर्ड की जो है कैटेगरी स्पीडली आप बना लें उसे वर्ड फ्लुएंसी कहते हैं। ये एबिलिटी ऐसे फ़र्द में होगी जिसको ये फ्लुएंसी आती होगी। उसके बाद स्पेटियल विजुअलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज और मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट और थिंग्स इन 3 डायमेंशन सच एज ड्राफ्टिंग एंड ब्लूप्रिंट रीडिंग, यानी जिसके अंदर ड्राफ्टिंग या ब्लूप्रिंट रीडिंग की आदत होगी उसे हम स्पेटियल विजुअलाइजेशन कहेंगे, उसके अंदर ये एबिलिटी होगी। फिर आता है जी परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड में क्या है कि क्विकली परसीव करना और विजुअल डिटेल्स को डिटेक्ट करना और डिफ्रेंशिएट करना किसमें, डिफरेंसेस में, डिज़ाइंस के दरमियान, इसे हम स्पीड कहते हैं। कि जैसे ही आपने कोई चीज़ देखी, आप उसके डिज़ाइन में आपने फ़र्क महसूस कर लिया 2 चीज़ों के, तो हम कहेंगे कि आपके अंदर परसेप्चुअल स्पीड की एबिलिटी है। उसके बाद है इंडक्टिव रीजनिंग, एक लॉजिकल एबिलिटी है कि आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से जनरल आम लाइफ के कोई भी आइडियाज़ निकाल सको। और यह क्या होती है अरिथमेटिक एबिलिटी। ठीक है, ये 6 नंबर पे ये क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इजीली ऑन नंबर्स पे आप बासानी काम कर लो, तो ये एबिलिटी आप में पैदा होती है। अरिथमेटिक टास्क को आप फास्ट और रैपिडली करो तो आपके अंदर समझे ये एबिलिटी है। उसके बाद आता है मेमोरी। मेमोरी किसे कहते हैं, एबिलिटी और कैपेसिटी, किसको याद रखने की कैपेसिटी और मटेरियल को रिटेन करने की कैपेसिटी को हम मेमोरी कहते हैं। ये थी जी थर्स्टोन की अप्रोच। अब हम देख लेते हैं आरबी कैटल। आरबी कैटल की क्या अप्रोच थी, जो हमने कैटल का नाम पहले भी पढ़ा है। ठीक है, कैटल ने क्या किया था जी, कैटल अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने मेजर इंटेलिजेंस करने के लिए
जो है फ़र्स्ट टाइम मेंटल टेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। उनकी थ्योरी हम जान लेते हैं। उन्होंने दो जो है इंटेलिजेंस की टाइप्स बताई थी। कौन कौन सी? एक क्रिस्टलाइज्ड और एक फ्लूइड। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने का ऐसा तरीका जिससे आपको एक्सपीरियंस भी मालूम हो जाए। ठीक है, एजुकेशन और कल्चर का इस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में बहुत फ़र्क होता है। कोई भी नॉलेज हो, स्किल्स हो, टेक्निक्स हो या आर्ट्स हो, उन्हें जो है सीखने में वक्त लगता है। तो ये तमाम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन है ये उसमें अप्लाइड होता है। क्या? क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। यानी अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है कोई भी, या एक्सपीरियंस इसके लिए लाजमी होना चाहिए। ठीक है, किसी भी एक्सपीरियंस के ज़रिए अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उसे हम क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहेंगे कि उस आदमी के अंदर ये इंटेलिजेंस पाई जाती है। उसके बाद आता है फ्लूइड इंटेलिजेंस। ये क्या होता है? ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स आपके अंदर आती है। यानी अगर इनहेरिटिकली पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ये जो है इंटेलिजेंस ट्रांसफ़र हो रही है। इसे हम कहते हैं कैपेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, जो किसकी मदद से होगा? न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी खुद ब खुद होगा इसका रीजनिंग का और मेमोरी का तरीका, जो कि एज के साथ डिक्लाइन होता रहता है क्योंकि ये एक नेचुरल और बायोलॉजिकल अमल है। इसमें इंसान को कोई इख्तियार नहीं है। जबकि जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होता है उसमें इंसान का इख्तियार होता है क्योंकि ये बायोलॉजिकल नहीं बल्कि ये सीखा गया अमल होता है, लर्न फैक्टर होता है। उसके बाद ये आ जाता है गिलफोर्ड की थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, SOI जिसका नाम है। इसे हम मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसके मुताबिक इंटेलिजेंस किसके कॉम्बिनेशन से बनती है? ऑपरेशन, कंटेंट्स और प्रोडक्ट्स। ये 3 अहम चीज़ें हैं जिनकी मदद से इंटेलिजेंस बनेगी। कौन कौन सी? ऑपरेशन, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ऑपरेशन क्या है? इट इज़ द पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। ठीक है, डिफरेंट तरीक़ों से सोचने का जो अमल है वो ऑपरेशन है। मिसाल के तौर पर इवैल्यूएशन करके सोचना, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट सोचना, मेमोरी रिटेंशन करना, मेमोरी रिकॉर्ड कर लेना। किसी भी विजुअल प्रोसेस को आप देखते हुए जब रिकॉर्ड कर लेते हो उसका मंजर, उसे मेमोरी रिकॉर्डिंग और रिटेंशन कहते हैं। और कोग्निशन होना, चीज़ों को समझ कर जो है जहन में बिठाना, ये तमाम ऑपरेशंस हैं। उसके बाद आता है कंटेंट्स। कंटेंट्स क्या आता है कि पोटेंशियल ऑफ व्हाट वी थिंक अबाउट समथिंग, जैसे कि विजुअल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल। ठीक है, तो ये 4 जो हैं ये कंटेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स, इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये क्या थे? ये ऑपरेशन थे। इनके ज़रिए से आपने चीज़ें मेमोरी में बिठाई। और कंटेंट्स जो थे, जो आपके पास मटेरियल आ रहा है वो कंटेंट है। और जो प्रोडक्ट निकल रहा है तैयार होकर वो क्या है? वो है यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम चीज़ें मिलकर इंटेलिजेंस को बनाती हैं। ये किसकी थ्योरी थी? गिलफोर्ड की, SOI। उसके बाद आते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, जिसको होवर्ड गार्डनर अप्रोच ने जो है दिया था। यानी होवर्ड गार्डनर ने ये अप्रोच निकाली थी। इसके मुताबिक इंटेलिजेंस सिंगल फैक्टर पे मुश्तमिल नहीं होता बल्कि ये मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है। यानी इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। और उसने 8 तरीके बताए थे, 8 काइंड्स बताए थे इंटेलिजेंस के। सबसे पहले लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स किसे कहते हैं जी? एबिलिटी ऑफ साइंस। यानी आप साइंटिफिकली अगर आप चीज़ों को लैंग्वेज को सीख रहे हो, इसे हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। दूसरा है लॉजिकल या मैथमेटिकल, किसी भी लॉजिक पेश करना, जैसे कि मैथमेटिक्स में लॉजिक होता है, इस तरीके की थिंग इंटेलिजेंस। और तीसरा है स्पेटियल इंटेलिजेंस। स्पेटियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि आप एक फ़िज़िकल आई से नहीं बल्कि माइंड की आई से देखोगे, उसे हम स्पेटियल इंटेलिजेंस कहते हैं। फिर आता है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, बॉडीली किनेस्थेटिक। बॉडीली किनेस्थेटिक फ़िज़िकल लर्निंग, यानी आप हाथ से सीख रहे हो, किसी भी बॉडी पार्ट से सीख रहे हो, उसे हम कहते हैं बॉडीली किनेस्थेटिक। उसके बाद आता है इंटरपर्सनल और इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी एक है इंटर और एक है इंट्रा। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी रिलेशनशिप के दरमियान जो इंटेलिजेंस आ रही है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो वो। और इंटरपर्सनल आप अपनी कंपनी को कैसे इंजॉय कर रहे हो, आप अकेले कैसे रह रहे हो, आप अकेले कैसे कामयाबी अचीव कर रहे हो, इसको हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहेंगे। उसके बाद 8वीं है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है कि
इन्वायरमेंट को जानने का अमल, नेचुरल इन्वायरमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट नेचुरल यानी जैसे एनिमल्स हो गए, इनको जानने की जो इंटेलिजेंस है उसे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। ये किसकी थी? हॉवर्ड गार्डनर की। उसके बाद आती है स्टिनबर्ग ट्राइआर्किक थ्योरी। इसके मुताबिक जो थे 3 ऐसी अहम डायमेंशन हैं जो कि इसकी थ्योरी में शामिल हैं। एक है एनालिटिक, दूसरी है क्रिएटिव और तीसरी है प्रैक्टिकल। तो एनालिटिक इंटेलिजेंस किसे कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ का एनालिसिस करके जो उसका व्यू माइंड में बिठाते हो, उसे कहते हैं एनालिटिक इंटेलिजेंस। दूसरा है क्रिएटिव, ये जो होती है एक तख्लीकी होती है, ये कोई लर्नड फैक्टर नहीं है, बल्कि ये जो है ये इंसान के गिफ्टेड होता है, ठीक है, किसी भी एबिलिटी या टैलेंट का नाम होता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तीसरे नंबर पे आती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जो कि उसने जो है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में क्या कहा था कि किसी भी प्रैक्टिकल फील्ड में आपकी अगर सक्सेस, कैरियर में सक्सेस आ रही है, उसे आप प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहोगे। जैसे किसी साइकोलॉजिस्ट ने अपना क्लिनिक खोल लिया और वो बहुत जो है मशहूर साइकोलॉजिस्ट बना, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। कोई भी किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पे बात नहीं की थी सिवाय स्टर्नबर्ग के। उसके बाद आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये एक बहुत मॉडर्न अप्रोच है टू जज द एबिलिटी ऑफ पीपल फ्रॉम देयर इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर ये पाई जाती है, आप यकीन माने वो दुनिया के हर प्रोफेशन, अपनी ज़िंदगी के हर प्रोफेशन में सक्सेसफुली जो है अपनी लाइफ को गुजार सकता है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस अपने इमोशंस पे काबू पाना है। सिर्फ सक्सेस होने का नाम ही ये नहीं है कि आप बहुत खुश हो, लेकिन आपकी इमोशंस जो हैं उनको कंट्रोल करके आप कैसे सक्सेस हासिल करते हो, उसको हम खुशी का नाम देते हैं। ठीक है, हर कामयाबी का नाम खुशी नहीं है, लेकिन आप जो इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप में है, इसका मतलब है आप खुश हो, आपको इमोशन कंट्रोल करने का तरीका आता है, आपको इमोशन एक्सप्रेस करने का, उसकी रेगुलेशन का तरीका आता है। पियाजे का व्यू देख लेते हैं इंटेलिजेंस पे, ठीक है। पियाजे ने क्या व्यू दिया था अपना? उसने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को डिफ़ाइन किया था क्वालिटेटिव चेंजेस की सूरत में। उसने कहा था कि ये जो है पार्टिकुलर एज जो है चिल्ड्रन की, उसमें ये अपेरेंट होती है क्या? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंटल प्रोसेस है ये। उसकी थ्योरी जो थी वो यूनिवर्सल पैटर्न्स पे बनी हुई थी, और उसने जो है चिल्ड्रन की वो ज़्यादा स्टेजेस पर गौर करता था, ठीक है। उसने एग्जिबिट किए थे 4 स्टेजेस जो हैं उसने एग्जिबिट किए थे। कौन कौन से? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन ख़त्म हो गया, तो मतलब कि इंशाल्लाह मैं आगे जो है कोशिश करूँगी कि बहुत कम टाइम लगे और आप लोगों का लेक्चर भी कवर हो जाए और तमाम चीज़ें आपको समझ आ जाएं। तो ये था आज का हमारा लेसन नंबर 24, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी, ख़ास तौर पर इनकी थ्योरी, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, थर्स्टोन और आरबी कैटल, गिलफोर्ड की थ्योरी, उसके अलावा हॉवर्ड गार्डनर की और स्टर्नबर्ग की थ्योरी और पियाजे की थ्योरी।